नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। पैसिव फंड सेक्टर का AUM बढ़कर 12 लाख करोड़ के पार पहुंच चुका है, जो कि 2019 से अब तक 6 गुना बढ़ोतरी को दिखाता है। सिर्फ सितंबर में ही पैसिव फंड में 70% योगदान गोल्ड और सिल्वर ETF का रहा है। तो क्या बताता है निवेश का ये ट्रेंड? क्या सिर्फ पैसिव फंड में निवेश से पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है? और पैसिव फंड रिटर्न के मामले में एक्टिव फंड से कैसे अलग रहे हैं, इसी पर करने वाले हैं आज हम खास चर्चा। पैसिव पोर्टफोलियो के फायदे और नुकसान, इसी पर बातचीत करने के लिए स्वागत करते हैं फिनफिक्स की फाउंडर प्रवीण वाजपेयी का, और साथ ही फैमिली ऑफिस बिजनेस फ्रॉम कंप्लीट सर्कल कैपिटल, माफ कीजिए, इससे हमारे साथ हैं इसके सीनियर पार्टनर विकास पुरी। प्रवीण और विकास, आप दोनों का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु में आज हमारे साथ इस शो में शामिल होने के लिए। और पैसिव इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है और जानने की ज़रूरत है कि क्या 100% पैसिव पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है? क्या ये एक्चुअली एक वायबल ऑप्शन है? इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं, पर सबसे पहले ज़रा थोड़ा ट्रेंड समझने की कोशिश करते हैं। विकास, जैसे हमने पिछले कुछ सालों में देखा, अब तक लगभग 6 सालों में जो पैसिव इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है वो 6 गुना बढ़ा है। क्या बताता है ये? क्या बड़ी वजह आपको लग रही है पैसिव वर्ल्ड के इस बढ़ते ग्रोथ को लेकर? धन्यवाद स्वाति, आपने शो में बुलाने के लिए। आपको प्रवीण, आपको और सारे दर्शकों को भाई बीज की बहुत बहुत बधाई हो। देखिए स्वाति, एक ट्रेंड क्यों, अगर आप AUM की ग्रोथ की बात करते हैं तो इश्यूएंसेस की भी आप अगर देखें तो बहुत ज्यादा पिछले कुछ सालों में हुआ। पहले क्या था कि जो पैसिव फंड्स थे वो इतने अवेलेबल नहीं थे, लेकिन जब पैसिव फंड्स का ट्रेंड आया तो आप निफ्टी 50 जो इंडेक्स फंड है, ब्रॉडली यही सबसे ज्यादा जो था अवेलेबल था। लेकिन उसके बाद में आप देखें किस तरीके से प्रोडक्ट इवॉल्व हुआ। निफ्टी नेक्स्ट 50 आया, उसके बाद आप देखें निफ्टी 150 मिड कैप इंडेक्स आ गया, फिर उसके बाद में 250 स्मॉल कैप इंडेक्स आ गया। उसके अलावा देखिए सिल्वर जो ETF था वो पहले अवेलेबल नहीं था, वो आ गया। फिर गोल्ड ETF जो था उसमें भी बहुत सारा जो रुझान आया और सब फंड हाउसेज ने उसको भी लॉन्च किया। सो एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ जो इंडेक्स फंड है या पैसिव फंड्स है, उसका भी एक रीजन है कि इश्यूएंसेस जब बहुत ज्यादा हुए तो उसकी तरफ लोगों का रुझान भी आया। बट ये इश्यूएंसेस क्यों हुए? ये इसलिए हुए कि कहीं ना कहीं फंड हाउसेज को भी ये लगता है कि अगर ग्लोबल ट्रेंड देखें लंबे समय, जैसे किसी का टाइम होराइजन 15 ईयर्स 20 ईयर्स का है, ऐसे केसेस में क्यों ना जो अपने इन्वेस्टर्स हैं उनको एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स दे दी जाए, जहां पे उनको चाहे लार्ज कैप हो, चाहे मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो, या किसी भी तरह का अगर आप सेक्टर एक्सपोजर बोले, उसकी एक बास्केट दे दी जाए और लंबे समय तक वो उसको निवेश में बने रहे। क्योंकि इसमें थोड़ी सी कॉस्ट कम होती है। तो अगर आप 15-20 ईयर्स में देखें तो पैसिव फंड्स थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करते हैं। और इन ऑल प्रैक्टिकलिटीज पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है 100% पैसिव फंड्स का। लेकिन मुझे लगता है स्वाति, आगे शो में हम डिस्कस करेंगे कि डेटा पॉइंट्स कुछ और बताते हैं। इंडिया में अभी भी एक्टिव फंड्स जो है बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं और बहुत ज्यादा अल्फा भी जनरेट किया है। बट है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, ये पोर्टफोलियो का हिस्सा जरूर हो सकता है। बिल्कुल, तो पोर्टफोलियो का हिस्सा पैसिव फंड हो सकते हैं, लेकिन क्या 100% पैसिव पोर्टफोलियो बन सकता है? उससे शायद उतना इत्तेफाक नहीं रखते हैं विकास। उसमें और कुछ जो उनके पॉइंट्स हैं उनसे हम जानेंगे। पर प्रवीण, हम क्योंकि बात करते हैं रिटर्न के पैरामीटर पर, जो एक बेस्ट परफॉर्मर या एक वर्स्ट परफॉर्मर रहा है विद इन एक्टिव स्पेस, चाहे हम लार्ज, मिड या स्मॉल कैप की बात करें या फिर इंडेक्स की बात करें, हम CAGR का ही जिक्र यहाँ पर करेंगे। क्या पिछले 7 साल का, अगर हम 2019 लगभग से अब तक का रिटर्न का एक पैमाना समझे, रिटर्न क्या कहता है विद इन कैटेगरीज एंड विद इन इंडेक्स ऑल्सो? जी, बिल्कुल स्वाति, जो रिटर्न्स है आई थिंक वो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया और समझने के पहलू से कि क्यों शायद पैसिव्स की राइज हो रही है या एक मिनिमल डिसअपॉइंटमेंट एक्टिव फंड से क्यों है, आई थिंक उसको समझने के लिए रिटर्न्स इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने बोला, अगर हम CAGR लें, यानी कि CAGR में हम क्या कर रहे हैं कि हम आज से 7 साल पहले एक लमसम जो डाला गया है उसका रिटर्न आज तक देख रहे हैं कि कंपाउंडेड रिटर्न कितना निकल के आता है। हम इसको 3 पार्ट्स में डिस्कस करते हैं स्वाति। फर्स्ट इज द लार्ज कैप, क्योंकि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप हमारी सबसे 3 महत्वपूर्ण कैटेगरीज हैं। अगर हम लार्ज कैप फंड्स की बात करें तो जो बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज कैप का 7 इयर्स का CAGR रिटर्न्स है वो करीबन लगभग ऑलमोस्ट 17% के करीब है, 16.96% है। जबकि जो वर्स्ट परफॉर्मर है उस कैटेगरी का, जिसका भी अभी जितने हमारे पास लार्ज कैप फंड्स हैं उसमें से जिनका टेन्योर 7 साल का कंप्लीट हो चुका है, उनमें से वर्स्ट परफॉर्मर ने करीबन 12.41% का रिटर्न दिया है। तो तकरीबन 5% का एक डिफरेंस है बिटवीन द बेस्ट एंड वर्स्ट परफॉर्मर।
अगर हम मिड कैप पे जाएं, यानी कि थोड़ा सा हम मार्केट कैप में नीचे आए, तो हमारा जो बेस्ट परफॉर्मर है उसने हमें 24% का रिटर्न दिया है और वर्स्ट परफॉर्मर ने करीबन हमें 16.2% का रिटर्न दिया है। सो लगभग आप लगा लीजिए अबाउट 8% का डिफरेंस है यहाँ पे मिड कैप्स में। और स्मॉल कैप्स में अगर हम देखें तो हमारे बेस्ट परफॉर्मर ने हमें 26% का रिटर्न दिया है और वर्स्ट परफॉर्मर ने करीबन हमें 14.5% का रिटर्न दिया है, जो थोड़ा और ज्यादा डिफरेंस है, ऑलमोस्ट क्लोज टू 12%। सो स्वाति, सबसे पहले तो हम ये रिटर्न इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आई थिंक इस टाइम पे जो एक उभरता हुआ रिस्क हम एक्टिव फंड्स में देख रहे हैं वो है फंड सिलेक्शन रिस्क। फंड सिलेक्शन रिस्क ये है कि हमने अपनी तरफ से पीछे रिटर्न्स देखे, बिकॉज ज्यादातर निवेशकों के पास एनुअलाइज रिटर्न्स ही अवेलेबल होते हैं। वो बेस्ट परफॉर्मिंग जो भी पीछे फंड रहता है उसमें इन्वेस्ट कर लेते हैं, पर लगातार वही फंड सालाना या नेक्स्ट ईयर या उसके नेक्स्ट ईयर बेस्ट परफॉर्मर नहीं रहता है। एंड जो डिफरेंस है बेस्ट एंड वर्स्ट परफॉर्मर्स का, वो हमने काफी स्टार्क देखा है कि उसमें काफी गैप है। हमने जैसे यहाँ देखा 5% से लेके 12-13% का एक डिफरेंस निकल के आ रहा है, और ये एक बहुत बड़ा परसेंटेज डिफरेंस है। इस चीज की जो प्रॉब्लम है कि आप चाहे बेस्ट परफॉर्मर पकड़े, एक रिटेल इन्वेस्टर, या वर्स्ट परफॉर्मर पकड़ लें, या उनका फंड कल को कहाँ पे फिक्स होता है, इस चीज की प्रॉब्लम को कहीं ना कहीं इंडेक्स फंड थोड़ा सा सॉल्व कर देता है, बिकॉज वहां पे जो हमारा फंड सिलेक्शन रिस्क है वो खत्म हो जाता है, हमें सीधा इंडेक्स के रिटर्न्स मिलेंगे। एंड जो इंडेक्स के रिटर्न्स हैं स्वाति, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ जो हम सीएजीआर देख रहे हैं, वो हमारे अपर अपर जैसे हम कहते हैं टॉप क्वार्टाइल में आ रहे हैं। यानी कि अगर हम लार्ज कैप्स को देखें तो हमारा अराउंड 14% का हमें रिटर्न मिल रहा है बेसिक निफ्टी 50 से। अगर हम उसी में थोड़ी वेरिएशन देखें, जैसे इक्वल वेट इंडेक्स हो गया, तो हमें वहां 16% तक का भी रिटर्न मिला है सेम टाइम पीरियड में। 150 इंडेक्स जो मिड कैप है, अगर हम उसकी बात करें तो हमें अराउंड 21% का रिटर्न मिल रहा है, जबकि यहाँ मिड कैप का वर्स्ट परफॉर्मिंग एक्टिव फंड ने हमें 16% का रिटर्न दिया है। तो अगर हम एक सिंपल इंडेक्स स्ट्रैटेजी यहाँ पिक कर लेते हैं, एक निवेशक जिनका 10-15-20 साल का पोर्टफोलियो है, तो मुझे लगता है वो बिना परेशान हुए, बिना बेस्ट और वर्स्ट परफॉर्मर्स के बीच के ये जो पूरे पहलू को समझते हुए एक सिंपल स्ट्रैटेजी के साथ एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं, जहां पे उनको किसी फंड्स को चेस करने की जरूरत नहीं है। एंड आई थिंक जैसे इंडियन मार्केट्स आगे मच्योर होंगी, बिकॉज जो हमने वेस्ट में ट्रेंड देखा है, जैसे जैसे मार्केट्स मैच्योरिटी की तरफ जाती हैं, आई थिंक वहां पे पैसिव्स का रेलेवेंस बढ़ जाता है। सो आई थिंक जो भी पोर्टफोलियो 10 साल से अधिक का है उसका हायर परसेंटेज से लेके ऑल ओवरऑल सारा कुछ भी पैसिव्स में रह सकता राइट। है। बट यहाँ पे स्वाति डाउनसाइड रिस्क का थोड़ा सा खतरा ज्यादा रहेगा, बिकॉज कैश या लार्ज कैप वगैरह वो नहीं रख सकते अगर मिड कैप या स्मॉल कैप फंड होगा तो। तो लॉन्गर टर्म के लिए पैसिव इज अ वेरी बेटर स्ट्रैटेजी, गुड स्ट्रैटेजी, जैसा प्रबलीन बता रही हैं। आप थोड़ा फायदे और नुकसान इन टर्म्स ऑफ जो हम प्रोज कॉन्स कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लेते हैं। विकास, ये बताइए कि एक पैसिव पोर्टफोलियो के ऑल इन ऑन या मेजॉरिटी ऑफ पैसिव पोर्टफोलियो के प्रोज क्या हो सकते हैं, कॉन्स क्या हो सकते हैं, वेरी पॉइंटेडली अगर आप थोड़ा संक्षिप्त में बताएं। देखिए, पहले फायदे बताते हैं। फायदा ये है कि कॉस्ट बहुत लो होती है उसकी। तो आप देखिए, अगर 0.5% का या मान लीजिए 0.35 बेसिस पॉइंट का भी डिफरेंस होता है एक्टिव और पैसिव में, तो आप 15 साल में उसका एक कंपाउंडिंग इम्पैक्ट जो है बहुत ज्यादा आएगा। और शायद यही एक बड़ा रीजन है कि आपके पैसिव फंड जो है वो लॉन्गर पीरियड में आउट परफॉर्म करने लग जाते हैं। ये सिंप्लिसिटी है, जैसे प्रबलीन ने बोला कि बहुत सिंपल है, ट्रांसपेरेंट है, आपको मालूम है आप क्या बाय कर रहे हैं। और इसमें भी आप जैसे अगर 3 आपने कैटेगरीज ले ली, तो आपको ये मालूम है कि आपने पूरे मार्केट का यूनिवर्स ले लिया, आपने टॉप 100 ले लिया, 150 मिड कैप ले लिया और 250 स्मॉल कैप। तो ब्रॉडली आपने पूरी मार्केट का एक्सपोजर ले लिया। और दूसरा क्या है कि अगर एक्टिव फंड्स में अंडर परफॉर्मेंस आती है तो उसको भी कट डाउन कर देते हैं, बिकॉज जो नॉन परफॉर्मिंग कंपनीज रहती हैं वो बाय डिफॉल्ट उस जो इंडेक्स है उससे बाहर हो जाती हैं। तो ये 3-4 फायदे हैं। नुकसान इसका क्या है स्वाति, स्पेशली कंट्री लाइक इंडिया जो इस समय बहुत हाई ग्रोथ पोटेंशियल जिसमें दिख रहा है। अब मान लीजिए, देखिए आप निफ्टी का वेटेज देख लें, 33-34% का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज है और रफली 13% का जो है वो आईटी का है। अगर आप ये दो इंडाइसिस देख लें, लगभग 50% के आसपास जो है केवल 2 सेक्टर्स का ही एक्सपोजर है। अब मान लीजिए कोई ऐसी स्टेज आ जाती है जहां पे लंबे समय के लिए ये 2 सेक्टर्स परफॉर्म नहीं करते, तो एक्टिव फंड मैनेजर जो है वो उनके पास ये ऑप्शन रहती है कि जहां पे उनको पोटेंशियल लग रही है वो सेक्टर्स में अपना एक्सपोजर वो बढ़ा सकते हैं। आप आज की तारीख में भी देखिए, जो न्यू एज सेक्टर्स हैं जैसे सेमीकंडक्टर को लेके हो गया या पावर सेक्टर हो गया या डिफेंस हो गया, फंड मैनेजर के पास दूसरे जो एक्टिव फंड्स हैं उसमें ये
फैसिलिटी रहेगी कि वो अपना एक्सपोजर बढ़ा दें। बट इंडेक्स फंड में वो है, वो थोड़ा लिमिटेशन रह जाता है कि आपको वेटेज जो है वो इंडेक्स के हिसाब से ही देनी है। तो वहां पे अगर किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर अंडर परफॉर्म करता है लंबे समय के लिए, तो आप उसको कट डाउन नहीं कर सकते, बिकॉज आपको रेप्लिकेट करना है इंडाइसिस को। तो ये एक बड़ा मुझे लगता है गैप है, जो जहां पे थीमेटिक और सेक्टोरल बेट्स जो है फंड मैनेजर अपनी फ्रीडम के साथ नहीं ले सकते। और यही एक रीजन है, अगर आप देखेंगे 3 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर्स और इनफैक्ट प्रबलीन ने जैसे बताया 7 ईयर, उसमें भी बहुत सारे फंड जो है वो इंडेक्स को थॉरोली बीट करते हैं। बट एक केवियट इसमें जरूर है कि आपको ये पता होना चाहिए कि वो उस कैटेगरी के टॉप से 4 से 5 फंड्स कौन से हैं। क्योंकि अगर आप देखें स्वाति, 40-42 के ऊपर फंड हाउसेज हैं, 2,500-3,000 के ऊपर स्कीम्स हैं, तो अगर एक कैटेगरी में 40-50 स्कीम्स हैं, तो वहां पे सिलेक्शन ऑफ स्कीम जो प्रबलीन बोल रही थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। विद योर एक्सटेंसिव स्टडी या किसी एडवाइजर के जी। थ्रू हेल्प लेके अगर आप अच्छे फंड्स चूज कर लें तो बेटर रहेगा। बिल्कुल। प्रबलीन, तो ऐसे में क्या वर्डिक्ट आपका रहेगा? क्या पोर्टफोलियो में 100% पैसिव इन्वेस्टमेंट करना सही है, या फिर पैसिव एक्टिव स्ट्रैटेजी कैन बी अ बेटर ऑप्शन इन्वेस्टर्स के लिए? स्वाति, मेरा मानना है कि अगर आपका एक्चुअली में बहुत ही लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो जैसे 20 साल का है, 25 साल का है, तब आप डेफिनेटली ऑल पैसिव जा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर मान लीजिए आपका 10 से 15 साल का पोर्टफोलियो है, देन आई विल से कि आप मेजॉरिटी पैसिव में रखिए, और एक आप लार्ज मिड स्मॉल में पैसिव के साथ चल सकते हैं, बट एक प्रोबेबली आप उसमें मल्टी कैप जोड़ के थोड़ा सा जो एक्टिव फंड मैनेजमेंट है उसका बेनिफिट भी ले सकते हैं। इंडिया अभी, क्योंकि हम डेवलपिंग स्टेज में हैं, हमारे पास एक्टिव मैनेजमेंट का अभी भी पोटेंशियल है। सो आई थिंक कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहेगा। पर इस कॉम्बिनेशन में एक्टिव और पैसिव की क्या परसेंटेज हो, ये आई थिंक आपके होराइजन, आपके रिस्क एपेटाइट और आपके गोल्स पे डिपेंड करेगा ओवरऑल। बट आई थिंक जो कॉम्बिनेशन अप्रोच है वो आइडियल रहेगी इस टाइम पे इंडिया। बिल्कुल, तो आइडियल कॉम्बिनेशन रहेगा एक्टिव और पैसिव स्ट्रैटेजी का मिक्स। और इसी को अगर हम रिस्क के पैमाने पर अगर आंकें विकास, तो ऐसे में रिस्क और एक्टिव या फिर पैसिव एलोकेशन स्ट्रैटेजी अलग अलग रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स के लिए क्या रहने वाली है, अगर हम समझना चाहें आपसे विकास? देखिए, अगर हम इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर, मॉडरेट एंड एग्रेसिव, जब हम बात कर रहे हैं एक्टिव और पैसिव फंड्स की, तो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर जो है वो 70% अपना पोर्टफोलियो पैसिव फंड्स के थ्रू आप ले लीजिए, 20% के आसपास एक्टिव फंड रख लें, और 10% एक टैक्टिकल बेट, जैसे हम कोर एंड सैटेलाइट अप्रोच जिसको बोलते हैं, उसके थ्रू की जा सकती है। वहीं अगर कोई मॉडरेट इन्वेस्टर है तो वो 60-65% तक अपना जो है पैसिव पोर्टफोलियो बना सकते हैं। 25 to 30% जो स्कीम्स हैं वो उनकी एक्टिव पोर्टफोलियो की होनी चाहिए, और 10 to 15% जो है वो सैटेलाइट पोर्टफोलियो या टैक्टिकल बेट्स या थीमेटिक बेट्स ले सकते हैं। बट यहीं पे अगर कोई एग्रेसिव इन्वेस्टर है जो थोड़ा सा ज्यादा चर्न करना चाहते हैं, या जो जिनको थोड़ी सी अच्छी नॉलेज है, मार्केट सेवी है, तो वो अपना जो है 50 to 60% जो है वो पैसिव पोर्टफोलियो रख सकते हैं, विच इज फॉर देयर 15-20 ईयर्स, और एनीथिंग लेस देन 10 ईयर्स एक 30 to 35% एक्टिव फंड्स का पोर्टफोलियो, एंड अनदर 10 to 15% सेक्टोरल बेट्स जो है वो ली जा सकती हैं अपने पोर्टफोलियो में। ये रही आपके लिए रिस्क के पैमाने पर एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी, अगर आप पैसिव या फिर एक्टिव फंड में इन्वेस्ट करना चाहते ही हैं तो। बस एक छोटा ब्रेक यहां पर लेंगे, ब्रेक के बाद भी हम दोनों एक्सपर्ट से बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, कुछ दर्शकों के सवाल भी शो में शामिल करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। स्वागत एक बार आप सभी का फिर से मनी गुरु में। हमारे साथ शो में आज है प्रवीण वाजपेयी और विकास पुरी, और हमारे साथ शो में एक दर्शक भी फोन लाइन पर शामिल हो चुके हैं, मृत्युंजय दास। स्वागत करते हैं मृत्युंजय जी आपका हमारे इस शो में। आपने हमें अपना सवाल भेजा, अब हम थोड़ा और डिटेल्स आपसे जानना चाह रहे हैं। मृत्युंजय, आप कब से कर रहे हैं इन्वेस्ट, और क्या टारगेट सेट किया है आपने अपने लिए? टारगेट मैम, नमस्ते मैम। नमस्ते सर। टारगेट मैम मेरा है 15 साल में, आने वाला 15 साल में 1 करोड़ का टारगेट है मैम। ये आपने तो 2 करोड़ मेंशन किया मेल में। सॉरी 2 करोड़, 15 साल में 2 करोड़ का है इसमें। ठीक है, और ये 15 साल में कौन सा आप टारगेट अचीव करना चाह रहे हैं? टारगेट तो बहुत कुछ है मैम, और SIP में 2021 से शुरू किया हूँ, लेकिन उस टाइम 2000, 3000 ऐसे धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते अभी 15,000 तक पहुँचा हूँ मैं। हाँ जी मैम।
अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप 29 इयर्स के हैं, जितना आपने अपनी डिटेल में हमें भेजा, बस थोड़ा सा डिटेल दे दे। कोई आपने रिटायरमेंट प्लानिंग ऑलरेडी करके रखी है या फिर कोई और आपका जो लक्ष्य है जिसको आप इस 2 करोड़ से पूरा करना चाह रहे हो? मैम रिटायर प्लान तो है, फिर बच्चे की पढ़ाई और उनकी शादी का, ये सारे इंक्लूड है उसमें। ओके, ठीक है। विकास, शायद आपको अपने इनके सवाल के काफ़ी सारे डिटेल्स मिल गई होंगी। इन्होंने लिखा भी LIC प्रीमियम भी भर 35,000 पर मंथ। ICICI प्रू टेक फंड के बारे में भी स्पेशली इन्होंने सवाल पूछा है, जो ऑलरेडी इनके इन्वेस्टमेंट में शामिल है, कि कैसा फंड है, क्या इसमें इन्वेस्टमेंट इन्हें जारी रखना है। बाकी फंड की और डिटेल्स आपके पास हम दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, आपके पास भी अराउंड 15,200 तक का इन्वेस्ट ये 8 फंड में कर रहे हैं सिंस 2021। बताइए विकास, कैसा पोर्टफोलियो लग रहा है? देखिए स्वाति, पोर्टफोलियो ऐसे ब्रॉडली ठीक है, लेकिन कुछ चेंजेस है जो मुझे लगता है इनको करनी चाहिए। जैसे इन्होंने बोला कि ICICI प्रू का टेक्नोलॉजी फंड बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ये थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड अप्रोच ले लें तो ICICI प्रू इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड एक बेटर विकल्प रहेगा। उसमें इनको एक अच्छी जो है डाइवर्सिफाइड अप्रोच मिल जाएगी उस फंड के थ्रू, तो वो एक स्विच कर सकते हैं। एक्सिस के स्मॉल कैप को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप स्टॉप करें, निकालें नहीं, बट एटलीस्ट जितना आपने किया उसमें बने रहें। बट जो आपका सिप अमाउंट एक्सिस स्मॉल कैप से बचता है उसको आप बंधन स्मॉल कैप में ऐड कर दें। UTI निफ्टी का जो 50 इंडेक्स है उसमें आपको टॉप की 50 कंपनीज का एक्सपोजर मिल रहा है। यहां पे ही मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको बंद करके HDFC निफ्टी का 100 इंडेक्स फंड ले लें, तो उसमें क्या होगा, आपको एक ब्रॉडर एक्सपोजर मिल जाएगा। उसके अलावा बाकी सब ठीक है। आपने एक मृत्युंजय जी जो लिखा है 35,000 मंथली, वो मंथली है या एनुअल है? पर मैंने ऐसा एज्यूम किया कि शायद वो आप एनुअल प्रीमियम की बात कर रहे होंगे। बट आप 29 ईयर्स के हैं, बहुत यंग है, आपको आइडियली एक टर्म प्लान लेना चाहिए, जिससे क्या होगा, आपको कवरेज बहुत हाई मिल जाएगी और बहुत हद तक आपका एक कम प्रीमियम में आपका काम हो जाएगा। वो जो पैसा बचता है आप म्यूचुअल फंड में ऐड करिए, उससे आपकी जो वेल्थ क्रिएशन में ज्यादा इजी रहेगा और टारगेट अचीव करने में ज्यादा इजी रहेगा आपका। अगर आप 2 करोड़ की बात करते हैं 15 साल में, तो करंट परिस्थिति में जो आपने निवेश किया है, और मैंने LIC का भी एक 8-9% की कैलकुलेशन की, वो सब देखते हुए आपका कुछ 1.25 करोड़ के आसपास टारगेट जो है वो अगले जो आपके टाइम होराइजन आपने बताया 15 ईयर्स का, उसमें पूरा होता है। यदि आपको 2 करोड़ करना है तो आपको कम से कम 25,000 की सिप करनी पड़ेगी, या अपना टारगेट जो है वो थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा 19 ईयर्स तक। तो आप एक बार रिविजिट करें, अपने जो आपके एडवाइजर हैं उनसे ये पूछें कि टर्म प्लान किस तरीके से आप ले सकते हैं। बट ये जरूर देखिएगा कि आपकी एग्जिस्टिंग अगर पॉलिसी में नंबर ऑफ ईयर्स फिक्स्ड है और उसको बंद करके वो लैप्स हो जाएगा तो ना करिएगा। बट कोशिश करें कि टर्म प्लान और म्यूचुअल फंड का कॉम्बिनेशन अगर रखेंगे तो आपकी वेल्थ क्रिएशन ज्यादा बेटर होगी। जी, तो रही आपके लिए मृत्युंजय जी पूरी सलाह। आपने सही बोला कि आपको अराउंड ये जो आपका LIC प्रीमियम है वो 35,000 पर ईयर होगा, और आपने सही तरीके से इसको नोट किया है और उसके हिसाब से आपको कुछ चेंजेस बताए गए हैं। अगला सवाल प्रवीण आपके लिए होगा। राहुल कुमावत जी का सवाल हमारे पास है, और कोइंसिडेंटली ये दर्शक भी 29 ईयर्स के ही हैं और 3 फंड में इनकी अराउंड 17,500 की मंथली SIP है। जो एक मुश्त निवेश है उसको लेकर ये सलाह लेना चाह रहे हैं। 2 लाख का एक लमसम अमाउंट है, उसको भी ये कहीं पर लगाना चाह रहे हैं। कहाँ पर आप इनको लगाने की सलाह देंगी? क्या थोड़ा वेट करें, 6 महीने तक का वेट करें, या फिर तुरंत इन्हें ये पैसे कहीं पर लगाने चाहिए? तो बताइए। 3 फंड है, मिड कैप का HDFC का मिड कैप, DSP का ELSS टैक्स सेवर भी है, SBI निफ्टी 500 इंडेक्स भी। बहुत छोटा सा इन्होंने वैसे पोर्टफोलियो बनाया है, शायद अभी और फंड्स इन्होंने ऐड नहीं किए, बट एनीवे कैसा पोर्टफोलियो लग रहा है? जी बिल्कुल स्वाति, काफी यंग है तो अच्छा टाइम पीरियड है। अगर इनका 25 इयर्स का होराइजन है तो अभी अपने पोर्टफोलियो को एक अच्छे स्ट्रक्चर में डाल के ये आगे अपने निवेश की कंटिन्यूटी रख सकते हैं। अपना जो इनका मिड कैप फंड है ये अच्छा है, इसको ये कंटिन्यू कर सकते हैं। DSP का जो इनके पास ELSS है टैक्स सेवर का, क्योंकि रेलेवेंस एक ATC का अब हम लोग ज्यादातर न्यू रिजीम यूज कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इनको ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से यूटिलिटी नहीं होगी, तो इसको स्टॉप किया जा सकता है। और क्योंकि इन्हें निफ्टी 500 लिया है, मेरे ख्याल से अभी इनका इनिशियल पोर्टफोलियो आप निफ्टी 500 को स्टॉप कर सकते हैं और आप इसमें एक लार्ज कैप इंडेक्स डाल सकते हैं। बेसिकली मेरे ख्याल से राहुल जी को अपना एक स्ट्रक्चर बनाना चाहिए जहां उनके पास एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड हो। आप एक निफ्टी 50 इक्वल वेट का इंडेक्स फंड ले लीजिए। आपके पास मिड कैप ऑलरेडी HDFC का है। अगर आपका रिस्क एपिटाइट है तो आप एक स्मॉल कैप जोड़ लीजिए।
एंड एक आपके पास मल्टी कैप। सो अबाउट 4 फंड्स का आप पोर्टफोलियो बना के चलिए। सो जिसमें से आपका लार्ज कैप जो है वो एक पैसिव फंड रहेगा, इक्वल वेट। सो स्वाति, इन 4 फंड्स के साथ मेरे ख्याल से ये अगर अपना निवेश करेंगे तो इस लंबे टाइम पीरियड में जो इनका 25 साल का समय है, इसमें सिर्फ अपनी अगर 17,500 की एसआईपी को भी कंटिन्यू करते हैं तो ऑलमोस्ट 3 करोड़ बना लेंगे। प्लस अगर आज की तारीख में ये एक 7 to 10 लाख का एक लमसम अगर हम लेके चले तो वो भी एक 25 साल में 1 करोड़ में कन्वर्ट हो सकता है। और क्योंकि 25 ईयर्स का टाइम पीरियड है, जैसे जैसे ज्यादा अर्न करेंगे ज्यादा निवेश कर सकते हैं। अगर एक 10% का भी स्टेप अप कर ले तो ओवरऑल थोड़े लमसम और अपनी एसआईपी के साथ ही अराउंड 7.5 to 8 करोड़ का एक रकम जमा कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से इनिशियली आप अपने एक स्ट्रक्चर बना लीजिए, लार्ज, मिड, स्मॉल और एक मल्टी कैप के साथ, एंड उसके साथ राहुल जी आप अपने आगे पोर्टफोलियो को बढ़ाएंगे। ओके राहुल जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके निवेश के लिए हम करते हैं। अगला सवाल दीपक बसक साहब का हमारे पास है। विकास, आप इनका पोर्टफोलियो प्लीज रीड कीजिए। अराउंड 15,000 पर मंथ की एसआईपी 4 फंड में इनकी चल रही है और ये 15 से 20,000 का निवेश बढ़ा सकते हैं। इनका जो लक्ष्य है 2035 यानी आज से 10 साल के बाद 5 करोड़ का लक्ष्य इन्हें हासिल करना है। और कितनी उम्र है इनकी ये तो नहीं बताया, हाँ रिटायरमेंट है, दैट मीन्स नियर रिटायरमेंट ही है ये। निपॉन का स्मॉल कैप, एचडीएफसी मिड कैप, एसबीआई का मल्टी कैप और एक फ्लेक्सी कैप फंड भी इनके पास है। क्या काफी है इनका ये इन्वेस्टमेंट अपने टारगेट को पूरा करने के लिए 10 साल में? देखिए स्वाति, फंड लेवल पे या स्ट्रेटजीज पे तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है इनका, क्योंकि एक्सपोजर लगभग पूरा मार्केट का पूरा हो जाएगा विद स्मॉल कैप, मिड कैप, मल्टी कैप एंड फ्लेक्सी कैप। एक स्मॉल चेंज है जो अपने पोर्टफोलियो में कर सकते हैं, एक्सिस फ्लेक्सी कैप को बंद करके पारंपरिक फ्लेक्सी कैप अगर ये ले लेते हैं, और जो एक नया इनको 5,000 रुपया निवेश बढ़ाना है वो आप पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में ही 2 के बदले 5,000 का वहां पे सिर्फ बढ़ा दीजिए, और रिमेनिंग 2,000 जो है एसबीआई मल्टी कैप जो है वो 3,000 से 5 कर दें, तो 5,000 के 2 फंड हो जाएंगे। एचडीएफसी मिड कैप 4,000 का और 6 का इनका निपॉन इंडिया स्मॉल कैप चल रहा है। हालांकि जो टारगेट इन्होंने 5 करोड़ का दिया है विद 20,000 बहुत ही थोड़ा अनरियलिस्टिक टारगेट है, बिकॉज अगर मैं 15% की भी ग्रोथ रेट लेता हूं जो कि थोड़ा रियलिस्टिक हो सकती है, उसके बावजूद भी ये जो अगर 15% से भी ग्रो करता है पोर्टफोलियो 53-54 लाख से ऊपर नहीं बन पाएगा इनका। तो 5 करोड़ के लिए तो बेयर मिनिमम 1,90,000 से 2 लाख की सिप चाहिए, और या फिर टाइम होराइजन जो है वो 25 साल का चाहिए। तो अनफॉर्चुनेटली थोड़ा गैप बहुत ज्यादा है विज़ावी देयर टारगेट, बट फंड लेवल पे बाकी सब इनका अच्छा है। तो फंड लेवल पर सब सही है, पर आपको बढ़ाना पड़ेगा अपना एसआईपी, और ये भी ऑप्शन है कि थोड़ा सा आप अपना टारगेट ही खिसका दीजिए आगे, जो टेन्योर है उसको लंबा कर दीजिए। तो ये कुछ ऑप्शंस आपके लिए आपके पोर्टफोलियो पर दिए हैं हमारे आज के एक्सपर्ट विकास ने। समय इतना ही है, इसलिए शो को रैप अप करने का भी टाइम हो गया है। बहुत धन्यवाद करेंगे हम प्रबलीन आपका, और साथ ही विकास आपका भी हमारे साथ आज इस शो में शामिल होने के लिए। एक छोटा ब्रेक भी लेते हैं, पर आगे भी खबरें जारी रहेंगी। देखते रहिए जी बिजनेस।